डेमो क्लासेस हैं आज और कल रहने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यदि डेमो अच्छा लगे तो इनरोल जरूर करिएगा और आपकी क्लासेस 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे से डेली आपकी जो है क्लास रहेगी, सुबह 8 से 10। यूपी एग्रीकल्चर स्पेशल आपका जो है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड और साथ ही साथ यूपी एजीटीए, शुगर कैन सुपरवाइजर, सारी क्लासेस आपकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही हैं, शुरू होने जा रही है। और साथ में साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 2 अक्टूबर को। तो बढ़िया से देखो, फर्स्ट प्राइज में आपका कोई भी मन पसंदीदा कोर्स है और सेकंड आपका प्राइस जो रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है आपका फुल कोर्स, और जबकि फर्स्ट प्राइस में फुल कोर्स प्लस प्रिंटेड बुक है ना। तो मेहनत करते रहिए, 2 अक्टूबर को मिलते हैं बढ़िया से आपका स्कॉलरशिप टेस्ट में। हॉर्टिकल्चर लेक्चर फर्स्ट है ये आपका डेमो क्लास। यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारी लाइव क्लासों से तो आपको डाउनलोड कर लेना है विजन वैंकर्स एकेडमी, है ना। एक्चुअल में क्या है ना बच्चों कि हमारा जो ऐप है ना, फिलहाल के लिए इसको विजन वैंकर्स एकेडमी के नाम से, जो नया ऐप है, पुराना ऐप विजन एग्री एकेडमी के नाम से ही है, लेकिन जो नया ऐप है उसे विजन वैंकर्स एकेडमी के नाम से हमें लॉन्च करना पड़ा फिलहाल के लिए, ठीक है। बाद में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा पुराने ऐप में। तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना जिसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक आपको मिलने वाली है, ठीक है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। और बच्चों नवरात्रि का ऑफर चल रहा है अभी, है ना, नवरात्रि का ऑफर चल रहा है तो लाभ जरूर उठाएं। NAVRATRI ये आपका कूपन कोड है ना। ये क्या है बच्चों? कूपन कोड है। ये कूपन कोड लगा के आप जो है बैच परचेज करोगे तो आपको 50%, मतलब जो बैच 1999 के हैं मात्र आपको 999 रुपए में मिलने वाले हैं, है ना। तो नवरात्रि स्पेशल है, एक ऑफर केवल 2 अक्टूबर तक वैलिड है। उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है 2 अक्टूबर को, है ना। तो आज का मोटिवेशन कोड है बच्चों, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। ये बात सत्य है बच्चों। आपका कठिन परिश्रम आपके आने वाले कल को बनाएगा, ठीक है। और यदि आप आज आलस करते हो तो आने वाला कल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ना तो अपने काम आते हैं ना पराये काम आते हैं। आएगा आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करनी है और बढ़िया से हमें कुछ ना कुछ बनना है, एक ऑफिसर, एक अच्छा इंसान, है ना, कुछ भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। तो बच्चों उद्यान विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग हमें दीजिए। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, बताइए हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो भाई हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है भैया? लैटिन। आप लोगों ने जनरल की क्लास ली होगी अगर, तो हमने बताया था कि जितने भी आपके जो है जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में कल्चर शब्द आता है, क्या आता है बच्चों? कल्चर आता है। उनकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? आपकी लैटिन भाषा से, है ना। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से बच्चों? पहला है आपका हॉर्टस, है ना, प्लस कल्चरा, है ना। लैटिन भाषा का शब्द है ये, है ना, लैटिन भाषा। थोड़ा ऊपर ऊपर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम डीप नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर थोड़ी सी बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। लैटिन भाषा का शब्द है हॉर्टिकल्चर, हॉटर प्लस कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है बच्चों आपका उद्यान फसल, उद्यान फसल। अब बच्चों उद्यान फसल से मतलब केवल फल वाली फसल नहीं है, आपके उसमें फल भी आ जाते हैं, सब्जियां भी आ जाती है, वेजिटेबल्स भी आ जाती है, आपके डेकोरेटिव प्लांट्स भी आ जाते हैं, फ्लावर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं? गार्डन भी आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं आपके हॉर्टिकल्चर। ये ब्रॉड साइंस है,
है ना। आगे बात करें, कल्चरा का मतलब होता है आपका खेती करना, है ना। उद्यान फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। हमें सर इतना तो पता चल गया कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है ना, और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब भैया ये बताओ, उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है ना, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। बताओ जल्दी से, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन लिखेगा? कमेंट में लिख दो जल्दी से, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। लिबर्टी हाइडे बेली, लिबर्टी हाइडे वेली, है ना। लिबर्टी हाइडे वेली को आपका हॉर्टिकल्चर का जनक, है ना, किसका बच्चों? हॉर्टिकल्चर का जनक कहा जाता है, उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। अब ये बताओ, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है फिर? हमने विश्व का तो बता दिया, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के जनक है आपके लिबर्टी हाइडे बेली। अब बताओ, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? तो भैया भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक हैं एम.एच. मैरी गोवड़ा। कौन है बच्चों? एम.एच. मैरी गोवड़ा। ये क्या है बच्चों? फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। आपसे पूछेगा भैया कि भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन? फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर क्यों कौन है बच्चों? मैरी एच.एम. मैरी गोवड़ा, है ना, सॉरी एम.एच. मैरी गोवड़ा। ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहे जाते हैं भारत में, ठीक। तो भैया शुरू करते हैं। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है भैया? लिखा हुआ है लैटिन वर्ड है। कैसा है आपका? लैटिन शब्द है। बागवानी शब्द दो लैटिन शब्दों, हॉर्टस जिसका अर्थ होता है बाग या उद्यान, एवं कल्चर जिसका अर्थ होता है खेती करना, से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है, हॉर्टस यानी गार्डन क्रॉप या उद्यान फसलें, कल्चर यानी खेती करना। उद्यान फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अब पता बच्चों, उद्यान विज्ञान इतना आसान है ना कि इसमें केवल वैरायटी परेशान करती है, कि कभी उद्यान विज्ञान परेशान नहीं करेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज को समझ लेना प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसे बच्चों? मैंने एक चीज महसूस की है कि जो चीज हम पढ़ रहे होते हैं उसको यदि हम इमेजिन करें, इमेजिनेशन करें, तो वो चीज हमें बिल्कुल से याद हो जाती है। अब जैसे हमने कहा आम का खेत, आम का बाग, आप तुरंत से चले गए आम के बाग में, है ना। आपसे कहा स्पॉन्जी टिश्यू, आपने तुरंत से देखा कि भैया स्पॉन्जी टिश्यू में रेशेदार आपके वो हो जाते हैं, है ना, जो गूदा होता है फल का वो रेशेदार हो जाता है, ठीक है। अब देखो ब्लैक टिप, आपने देखा कि आम का जो ऊपरी भाग होता है वो काला पड़ जाता है ना। तो ये चीजें क्या है? विजुअलाइजेशन, मतलब प्रैक्टिकली। अब जैसे आपसे कहे कि आम की खेती करनी है, तो आप क्या करोगे? उपयुक्त टेम्परेचर, सीड रेट कितना चाहिए, वैरायटी कौन सी उपयोग करें, है ना। ये सारी चीजें आप अगर इमेजिनेशन से करना चाहो तो बिल्कुल से याद हो जाती है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीजें याद हो जाती, चाहे प्रोपगेशन मेथड हो, चाहे आपको उद्यान विज्ञान हो, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करें परिभाषा की, तो बागवानी कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों, मसालों, वृक्षारोपण फसलों, औषधीय और सुगंधित पौधों जैसी उद्यान फसलों की खेती से क्या है बच्चों? संबंधित है। आगे बात करें उद्यान विज्ञान की शाखाएं, तो बच्चों कौन कौन सी शाखाएं? एक पहली तो है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। दूसरी कौन सी है? ओलेरिकल्चर। तीसरी कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। चौथी कौन सी है? लैंडस्केप गार्डनिंग, है ना। तो सबसे पहली शाखा है आपकी पोमोलॉजी,
लॉजी। अब बच्चों हमने बताया था कि जिस शब्द के अंत में लॉजी आता है, जिस शब्द के अंत में लॉजी आता है उस शब्द का संबंध किस भाषा से होता है? बेसिकली ग्रीक भाषा से, है ना। मैंने बताया हुआ है कि जिस भाषा के शब्द में आपका लॉजी आता है, जिस शब्द में लॉजी आता है वो ग्रीक भाषा से लिया जाता है। लेकिन भैया आपका जो पोमोलॉजी है भैया ये अपवाद है। अपवाद कैसे सर? ये जो है लैटिन ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है बच्चों? लैटिन ग्रीक शब्द है ना। याद रखना जो पोमोलॉजी है ये कैसा शब्द है? लैटिन ग्रीक। अब देखो बच्चों लैटिन शब्द कौन सा है? पोमम। पोमम शब्द कौन सा है? लैटिन, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? फल या फिर कहे फ्रूट, है ना। क्या होता है? फ्रूट। और लॉजी, लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? अध्ययन करना, है ना। लॉजी मीन्स क्या होता है आपका? अध्ययन करना, जो कि आपका क्या है बच्चों? ग्रीक शब्द है ना। इसका मतलब क्या है? अध्ययन करना, है ना। तो मतलब फलों की अध्ययन या फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? पोमोलॉजी। तो देखिए यहां पर पोमोलॉजी शब्द लैटिन शब्द पोमम जिसका अर्थ है फल और ग्रीक शब्द लॉजी जिसका अर्थ है अध्ययन से मिलकर बना है। इस प्रकार फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है ओलेरिकल्चर। अब भैया सब्जियां दिख रही हैं? सब्जियां बिल्कुल दिख रही हैं सर। तो भाई सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ओलेरिकल्चर। और अभी अभी हम बताए थे कि जिस भाषा के या जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हो वो किस भाषा का शब्द होता है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। बिल्कुल भैया। तो ओलेरिकल्चर कौन सा बच्चों? ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो ओलेरिस, पहला कौन सा बच्चों? ओलेरिस, और दूसरा है कल्चरा। ओलेरिस का अर्थ होता है बच्चों पॉट हर्ब। पॉट हर्ब का मतलब ये होता है गमले वाले शाकीय पौधे। हर्ब का मतलब क्या है? शाकीय पौधे जिनका तना क्या होता है? मुलायम होता है, रसीला होता है, आसानी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। वह कौन से पौधे कहलाते हैं आपके? हर्ब प्लांट या शाकीय पौधे, है ना। तो यह पॉट हर्ब है। पॉट मतलब ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब, मतलब गमलों में उगाए जाने वाले शाकीय पौधे, है ना। और कल्चर मतलब खेती करना। तो शाकीय पौधों की खेती करना, हम बोलते नहीं है शाक सब्जियां। और हमारी जो सब्जियां होती है उनका जो तना होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है बेसिकली, है ना। तो शाकीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका बच्चों? ओलेरिकल्चर कहलाता है। देखिए यह दो शब्दों से बना है। ओलेरिस का अर्थ है पॉट हर्ब और कल्चरा का अर्थ है खेती। तो ओलेरिकल्चर का शाब्दिक अर्थ है पॉट हर्ब की खेती या सब्जियों की खेती। आजकल इसका प्रयोग मोटे तौर पर सब्जियों की खेती को दर्शाने के लिए किया जाता है और सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहा जाता है, जैसे बैंगन, भिंडी, टमाटर, कद्दू आदि। क्लियर? सब्जियों की खेती कहलाएगी ओलेरिकल्चर। अगली शाखा है बच्चों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से सीधा सीधा अर्थ है फूल, है ना। फ्लोरी से सीधा सीधा अर्थ क्या है? फ्लावर, है ना, फ्लावर। अब बताओ इसके अंत में भी कल्चर आ रहा है ना। इस शब्द के लास्ट में भी कल्चर आ रहा है। तो ये भी किस भाषा का शब्द बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द बच्चों? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका फ्लोरस जिसका मतलब होता है फूल या फ्लावर, और दूसरा होता है बच्चों कल्चरा, खेती करना। फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? फ्लोरिकल्चर। यह दो शब्दों से बना है। फ्लोरस जिसका अर्थ है फूल और कल्चरा जिसका अर्थ है खेती, अतः फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप बागवानी की बात करें। लैंडस्केप बागवानी का सीधा संबंध है बच्चों उद्यान से, उद्यान के डिजाइन से, उद्यान में कौन सा पौधा कहां पे लगाया जाएगा उसके जो है नेचर से, उद्यान का आपके मैनेजमेंट से।
है ना। तो यह सजावटी उद्यानों, झाड़ियों, टर्फ, लैंडस्केप उद्यानों आदि की योजना और कार्यान्वयन से क्या है बच्चों, संबंधित है। ठीक है, जैसे आप कोई भी गार्डन बना रहे हो तो वो किस में आ जाता है, आपका लैंडस्केप गार्डनिंग या लैंडस्केप बागवानी में आ जाता है। अगली टर्म है बच्चों अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर तक का तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। देखो, अर्बोरिकल्चर से सीधी सीधी बात सजावटी पौधों का अध्ययन। सजावटी पौधे जैसे अशोक हो गया, गुलमोहर हो गया, है ना। जिन पेड़ों को या जिन पेड़ों को आपका सजावट के रूप में उगाया जाता है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, अर्बोरिकल्चर, या सजावटी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्बोरिकल्चर। देखिए, यह शाखा, छाया, सड़क या सजावटी उद्देश्यों के लिए 12 मासी पेड़ों को उगाने से संबंधित है, जैसे पॉलीएल्थिया, स्पैथोडिया, कैसिया और आपका गुलमोहर आदि। ये कैसे बच्चों, आपके अर्बोरिकल्चर या सजावटी पौधे। फिर है बच्चों प्लांटेशन क्रॉप, वृक्षारोपण फसलें। ऐसी फसलें जिन्हें प्रारंभिक नर्सरी की आवश्यकता होती है, वह कौन सी होती है, प्लांटेशन। अब सभी फल वृक्ष प्लांटेशन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल, जैसे चाय, कॉफी, है ना, नारियल। ठीक है, तो वे फसलें जिनका खेती बड़े पैमाने पर सन्निहित क्षेत्रों में की जाती है, जिनका स्वामित्व और प्रबंधन किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा के पास होता है और जिनकी उपज का उपयोग प्रसंस्करण के बाद ही किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, नारियल, कोको आदि। एक ऐसी है बच्चों प्लांटेशन क्रॉप है। आगे बात करें बच्चों उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण संस्थान, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जा रहा है ना। तो देखो, सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहां पर है बच्चों, हसरघट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर है। कहां पर बच्चों, हसरघट्टा, बेंगलोर, कर्नाटका। कब स्थापित हुआ था, 1967 में, है ना। कब स्थापित हुआ, 1967 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये तो बच्चों केवल इंट्रोडक्शन है। अगला संस्थान है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHB। ये कहां पर है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा, जो कि 1984 में स्थापित हुआ था, है ना। कब स्थापित हुआ, 1984 में। अगला इंस्टीट्यूट है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हेडक्वार्टर कहां पर है, मेदिजी फेमा, नागालैंड। स्टैब्लिश कब हुआ था, स्थापित कब हुआ, जनवरी 2006 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, जनवरी 2006। आगे बात करें, अगला इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। कहां पर है आपका, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। अगला इंस्टीट्यूट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी का जो है केंद्रीय संस्थान। ये कहां पर है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। स्थापित कब हुआ था बच्चों, 1995 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, 1995 में, 1995 में स्थापित हुआ। कौन सा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISTH। कभी कभार देखो बच्चों फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। अगला इंस्टीट्यूट है बच्चों आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क बागवानी के लिए केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये कहां पर है, बीकानेर, राजस्थान में है। स्थापित, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1994 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ था, 1994 में। अगला संस्थान है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, CITH। ये कहां पर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। टेम्परेट मतलब आपका एक कह सकते हैं ठंडी वाला, है ना, समशीतोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर है आपका, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, 1995 में स्थापित हुआ था, या फिर कहें केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी का केंद्रीय संस्थान, है ना। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहां पर है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे कुछ संस्थान दिए हुए हैं, जैसे आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर, कर्नाटक में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव, हरियाणा में है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है।
केंद्रीय बागवानी संस्थान मेडीजी फेमा नागालैंड में है। बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में है। केंद्रीय चीकू अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार। और भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पुत्तूर केरल, ये पुत्तूर यहाँ होना चाहिए था, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पुत्तूर केरल में है। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फलों का अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र आपका गंगटोक सिक्किम के अंदर है। आगे देखते हैं। आगे अगला अनुसंधान है केंद्र है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र आनंद गुजरात में है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। पुष्प कृषि अनुसंधान निदेशालय पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया नीलगिरी तमिलनाडु में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया चिकमगलूर कर्नाटक में है। और नारियल विकास बोर्ड कोचीन केरल के अंदर है। तो भैया ये हो जाते हैं हमारे महत्वपूर्ण संस्थान। अब देखो बच्चों, महत्वपूर्ण संस्थान के साथ साथ हमने कुछ एमसीक्यू भी रखे हुए हैं यहाँ पर आज, है ना। वो इसलिए ताकि आपको देखो मतलब ये कहें कि छोटे छोटे टॉपिक भी है वो भी समझाए जा सके। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच वैरायटी ऑफ ग्रेप इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में व्यावसायिक रूप से अंगूर की किस किस्म की खेती की जाती है। थॉमसन सीडलेस, अनावे शाही, पर्लेट या ब्लैक चंपा। बताइए आंसर क्या होगा। उत्तर भारत में अंगूर की कौन सी किस्म की खेती की जाती है। थॉमसन सीडलेस, अनावे शाही, पर्लेट या ब्लैक चंपा। आंसर कर दो। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर की बात करें तो भैया थॉमसन सीडलेस, तो भैया ये तो नहीं है। थॉमसन सीडलेस तो पूरे भारत में कॉमर्शियल या फिर कहें सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है। यहां पर राइट आंसर हो जाता है पर्लेट। जो पर्लेट किस्म है ये कहां के लिए, आपका उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में जो है आपकी, या फिर कैसे उत्तर प्रदेश में आपकी व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली किस्म। कौन सी बच्चों, पर्लेट। अंगूर की बात करें बच्चों तो वानस्पतिक नेम बॉटेनिकल नेम क्या होता है, विटिस विनिफेरा। फैमिली की बात करें तो भैया ये बिटेसी कुल में आता है। किस में आता है बच्चों, बिटेसी में। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया या आपका जो है केंद्रीय यूरोप जो है इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। फल का प्रकार बच्चों बेरी होता है। कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन जो है, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि जो है हार्डवुड स्टेम कटिंग है, ठीक है। टार्टरिक एसिड इज कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप्स है। जो टार्टरिक एसिड है व्यावसायिक रूप से अंगूर से निकाला जाता है। जबकि आपकी थॉमसन सीडलेस कॉमर्शियली कल्टीवेटेड वेराइटी इन इंडिया, थॉमसन सीडलेस भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जाने वाली क्या है बच्चों, किस्म है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा। अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, बताइए जल्दी से। अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो बच्चों बात करें उत्पादन की या उत्पादकता की तो देखो उत्पादन का होता है टोटल और उत्पादकता क्या होती है आपका जो है प्रति हेक्टेयर।
तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, उत्पादकता होती है, वो सबसे ज्यादा किसकी है? तो बच्चों वो है आपकी गुजरात की, है ना। और बात करें कि भैया उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है, तो भैया बताओ अमरूद कहां पर ज्यादा होता है? तो भैया वो होता है आपका यूपी। उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है जिला फेमस है अमरूद के लिए? इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज अमरूद की खेती या फिर कहें अमरूद के लिए ज्यादा फेमस है ना। तो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन ज्यादा है, और गुजरात में प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका या इंडिया? आंसर कीजिए। तो बच्चों बात करें कि लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो भैया वो है आपका कौन? ब्राजील। ब्राजील जो है अग्रणी कॉफी उत्पादक क्या है बच्चों? देश है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ स्टेराइल वेराइटी ऑफ पियर इज, नाशपाती की सेल्फ या स्वबंध या सेल्फ स्टेराइल या स्वबंध किस्म है? चाइना पियर, पथर्णक, लोकोंटिया, मैग्नेस। कौन सी जो किस्म है नाशपाती की वो आपकी स्व जो है स्टेराइल है या स्वबंध है? तो बच्चों आंसर कीजिए क्या होगा राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों यहां पर सही उत्तर की बात करें तो वो है आपकी मैक्सेस। मैग्नेस जो वैरायटी है, मैग्नेस जो वैरायटी है किसकी किस्म बच्चों? नाशपाती या पियर की किस्म है। और ये कैसी है? स्वस्टेराइल है या स्वबंध किस्म है किसकी? आपकी नाशपाती की। ठीक। अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस इन ग्रेप नोन एज, अंगूर में पुष्पक्रम के प्रकार को जाना जाता है। अंगूर में जो पुष्पक्रम होता है ना बच्चों, उसे किस नाम से जाना जाता है? सॉलिटरी, ऑप्शन बी स्पेडिक्स, ऑप्शन सी पेनिकल, ऑप्शन डी कैटकिन। बताइए। अंगूर में आपका पुष्पक्रम, पुष्पक्रम का मतलब होता है पुष्पगुच्छ, है ना, फूलों का गुच्छा। तो भैया फूलों के गुच्छे के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है आपका ग्रेप्स में, अंगूर में? तो भैया वो जाना जाता है आपका पेनिकल। क्या कहा जाता है बच्चों? पेनिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न, आगे देखो कुछ फ्रूट्स के जो है आपके पुष्पक्रम प्रकार या एक कहें कि आपका इन्फ्लोरेंस टाइप दिया गया है। जैसे हमने कहा सोलिटरी, सोलिटरी पुष्पक्रम किन फलों में पाया जाता है बच्चों? एलमोंड हो गया, पीच हो गया, एप्रिकोट, गुआवा, क्विंस, ट्राइफोलिएट, ऑरेंज। इनमें क्या पाया जाता है बच्चों? पुष्पक्रम आपका सोलिटरी टाइप। नेक्स्ट बात करें रिसेमोज। अब रिसेमोज में भी दो कैटेगरी है, रिसेम एंड कैटकिन। रिसेमोज की बात करें तो रिसेम में आपका आ जाता है ब्लैकबेरी, गोजबेरी, रास्पबेरी। सीधा याद रखो बेरी, है ना। कैटकिन की बात करें तो कैटकिन आपका मलबेरी, चेस्टनट, वॉलनट और पिकानट में, और कोरम्बोज आपका पियर में, है ना। साइमोज की बात करें तो साइमोज में सोलिटरी किसमें पाया जाता है? साइमोज सोलिटरी। क्या बच्चों? साइमोज सोलिटरी किसमें? सपोता, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, फालसा, पर्सिमोन और पपाया। और पेनिकल किसमें पाया जाता है? ग्रेप्स, लीची, मैंगो, लोकोट और पिस्ताचो नट में। फेसिकल किसमें पाया जाता है? स्वीट ऑरेंज, बेर, प्लम एंड चेरी। स्पेडिक्स किसमें पाया जाता है? कोकोनट, डेट पाम, अरेका नट एंड बनाना। और हाइपेंथोडियम किसमें पाया जाता है? फिग, पोमग्रेनेट में। आपका जो है फिग एंड पोमग्रेनेट में। पुष्पक्रम प्रकार क्या? पुष्पक्रम प्रकार क्या होता है आपका? हाइपेंथोडियम। अगला क्वेश्चन, सेल्फ स्टेराइल वेराइटी ऑफ पियर। ये ऑलरेडी हो गया, हमने मैग्नीस इसका आंसर बताया था, सेल्फ स्टेराइल होती है। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली में उच्च सघन रोपण में रोपण की किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ये बच्चों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। Which system of planting is used in high density planting in आम्रपाली? हेक्सागोनल, षटकोणीय, क्विनकोनिक्स, पंचवृक्षी, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार या डायगोनल विकर्ण? बताइए। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, HDP के लिए आपका आम्रपाली में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? आंसर लिख दो भैया कमेंट में। तो भैया वो यूज होता है आपका कौन सा? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मेथड जो है आपका आम्रपाली में
हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व रोपण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की बात करें तो आपके देखो पहला है स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में क्या होता है बच्चों कि इसमें प्रत्येक प्लांट से प्लांट की दूरी क्या होती है बच्चों, समान होती है, और एक वर्ग या फिर कहें जो इनके बीच होती है दूरी होती है वो वर्ग बनाती है, और पेड़ जो है आपके वर्ग के कोनों पर लगाए जाते हैं, किनारे लगाए जाते हैं, जिस मेथड को क्या कहते हैं, वर्गाकार स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इट इज सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग, यह फल रोपण की सबसे सरल प्रणाली है। द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, ट्री आर प्लांटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, पौधों को वर्ग में बांटा गया है, चौक के हर कोने में पेड़ लगाए गए हैं। इन दिस सिस्टम intercultural operation can be done in both the direction as the tree are at equal distance. This also promote intercropping. इस प्रणाली में इंटरकल्चरल ऑपरेशन दोनों दिशाओं में किया जा सकता है क्योंकि पेड़ समान दूरी पर होते हैं और यह इंटरक्रॉपिंग को भी बढ़ावा देता है। अब बच्चों इस दिशा से भी आप इंटरक्रॉपिंग मतलब बीच में फसल लगा सकते हो और इस दिशा से भी लगा सकते हो, मतलब दो वाई डायरेक्शनल आप क्या कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो इसमें। किसमें, आपका स्क्वायर। अगला मेथड आ जाता है बच्चों आयताकार। ये होता तो आपके स्क्वायर के समान ही है, इसमें जो है जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो बढ़ जाती है, ये आयत का रूप ले लेती है, इसलिए इसे कहते हैं आयताकार। इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल। आपका जो प्लॉट होगा या फिर कहें आपका जो खेत होगा उसको रेक्टेंगुलर में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ट्री आर प्लांटेड एट अ फोर कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल इन स्ट्रेट रो रनिंग एट अ राइट एंगल्स। रोपण की इस प्रणाली में भूखंड को आयत में विभाजित किया जाता है। वृक्षों को आयत के चारों कोनों पर सीधी कतारों में समकोण पर लगाते हुए लगाया जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला मेथड है क्विनकुनिक सिस्टम, पंचवृक्षी। बच्चों ये होता तो आपका जो है वर्गाकार मेथड के जैसा ही है, इसमें एक चीज कॉमन ये रहती है कि ये वर्गाकार है ना, वर्ग के बीच में एक प्लांट लगा दिया जाता है, इसलिए इसे पंचवृक्षी या विकर्ण प्रणाली या क्विनकुनिक्स या डायगोनल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, क्विनकुनिक्स या डायगोनल सिस्टम। देखिए इट इज कॉमर्शियली प्रैक्टिस्ड वेयर स्पेसिंग इज मोर देन 10 मीटर, अकोमोडेट 50% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। फिलर प्लांट आर जनरली यूज इन क्विनकुनिक्स सिस्टम। यह व्यावसायिक रूप से प्रचलित है जहां रिक्ति 10 मीटर से अधिक, मतलब ये कहें कि जहां पर पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर से अधिक होती है वहां ये अपनाया जाता है। यह वर्ग प्रणाली की तुलना में 50% अधिक पौधे को समायोजित करता है। फिलर पौधों का उपयोग आमतौर पर क्विनकुनिक्स प्रणाली में किया जाता है, मतलब ये कहें जो बीच में पौधा लगा रहे हो फिलर भी हो सकता है, फिलर प्लांट भी हो सकता है। अगला है हेक्सागोनल या षटकोणीय। अब बच्चों षटकोण बनाना जानते हो, देखो इस तरह से हेक्सागोनल है ना, ये हेक्सागोनल मेथड है। इसके जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, इसमें आपके 6 प्लांट लगते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हो इसे, हेक्सागोनल मेथड। इट अकोमोडेट 15% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले आउट। इसमें वर्गाकार प्रणाली की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं और लेआउट बनाना क्या है, मुश्किल है। इसमें आपके षटभुजा आपका जो है षटकोण बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पपीते की गाइनोडायोसियस किस्में हैं। गाइनोडायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया आर ताइवान, सनराइज सोलो, वूथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी वैरायटी आपकी पपीते की गाइनोडायोसियस किस्में हैं, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। कमेंट बॉक्स में भर दिया करो बच्चों, जैसे ही पूछे ना कि आंसर बताओ कमेंट को भर दिया करो। पपीते की गाइनोडायोसियस वैरायटी या किस्म बताइए कौन सी है। तो बच्चों बात करें पपीते की गाइनोडायोसियस किस्म की, तो वो है बच्चों कौन सी, दोनों, ताइवान और सनराइज सोलो। ताइवान एंड सनराइज सोलो बोथ आर गाइनोडायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया। दोनों ही सनराइज सोलो और आपका ताइवान दोनों ही आपकी कैसी हैं, गाइनोडायोसिस किस्में हैं, किसकी, पपीता की। देखिए गाइनोडायोसिस एंड डायोसिस वैरायटियों की बात करें तो गाइनोडायोसिस में आ जाती है आपका पूसा डेलेसियस, पूसा मैजेस्टी, सनराइज सोलो,
ताइवान, सूर्या, कोर्ग, हनी ड्यू। एक ऐसी वैरायटी है बच्चों गायनोडायोसियस। फिर बात करें डायोसियस किस्मों की, डायोसियस वैरायटीज की, तो CO1 पूसा गेंट, पूसा ड्वार्फ, CO5 पूसा नन्हा, हाथरस गोल्ड, CO5 और बैटी, एक ऐसे हैं बच्चों डायोसियस किस्म है। तो बिल्कुल से याद कर लेना कि भैया गायनोडायोसियस कौन सी है और डायोसियस, ये अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल छाया सहिष्णु, छाया मतलब छाया के प्रति क्या है, सेट टोलरेंट या सहन कर लेता है, छाया को सहन कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज सेट टोलरेंट, किवी फ्रूट, रेम्ब्यूटॉन, क्रम्बोला या ड्यूरियन, ड्यूरियन बताइए कौन सा पौधा छाया के प्रति क्या है, सहिष्णु है। तो भैया वो है आपका क्रम्बोला या कमरख। कौन सा है बच्चों, क्रम्बोला या कमरख, क्रम्बोला या कमरख, क्रम्बोला या कमरख। अगला प्रश्न, साइट्रस में मौजूद एपोमिक्सिस के प्रकार हैं। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस प्रेजेंट इन सिट्रस, नॉन रिकरेंट, गैर आवर्ती, रिकरेंट, आवर्ती, पार्थेनोकार्पी या उपरोक्त सभी। सिट्रस में किस प्रकार की जो है पार्थेनो या फिर कहें आपका एपोमिक्सिस पाई जाती है, तो भैया उसमें पाई जाती है नॉन रिकरेंट, गैर आवर्ती, मतलब ये कहें बार बार एपोमिक्सिस नहीं आती, एक बार आ गई उसके बाद नहीं आएगी, है ना, तो मतलब बार बार ना आना, तो गैर आवर्ती प्रकार की। देखिए एपोमिक्सिस की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज एपोमिक्सिस। आपके बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के भ्रूण का बनना या एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है बच्चों, एपोमिक्सिस कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज अ एपोमिक्सिस। अब बच्चों रिकरेंट और नॉन रिकरेंट की बात करें तो रिकरेंट एपोमिक्सिस आपका एप्पल एंड रास्पबेरी में पाया जाता है और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किस में पाया जाता है, जामुन एंड मैंगो एंड सिट्रस में। जामुन मैंगो सिट्रस में कैसा पाया जाता है, नॉन रिकरेंट आपका क्या पाया जाता है, एपोमिक्सिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में शामिल आपकी यूटीज कौन कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दमन दीव, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। तो भैया ये तीनों हैं, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप, ये तीनों ही आपके राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। विच ऑफ इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, केरला, वेस्ट बंगाल, असम एंड तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों केरल है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, असम है, तमिलनाडु। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो चाय उत्पादन करता है ना बच्चों वो आसाम है। कौन सा बच्चों, असम। तो टी उत्पादन में, चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो है बच्चों आपका असम। अगला प्रश्न है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेल इज। वेल के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि कौन सी है, ग्राफ्टिंग, वर्डिंग या कटिंग या सीड या बीज, बताइए। आपका जो बेल है उसमें आपका कॉमर्शियल, तो भैया वो है आपकी बडिंग, बडिंग यूज होती है आपकी बेल में, है ना। मल्चिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन ऑफ पलवार। किसकी खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक अभ्यास है, एप्पल, पियर, पीच, स्ट्रॉबेरी। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो पलवार है ना, मल्च है ना, उसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रॉबेरी में। किसमें बच्चों, स्ट्रॉबेरी में, है ना। अगला क्वेश्चन, विच फ्रूट क्रॉप इज रेसिस्टेंट टू एमेंड डेफिशिएंसी या मैग्नीज की कमी के लिए रेसिस्टेंस या आपकी प्रतिरोधी या प्रतिरोधी किस्म कौन सी। कौन सा फल
Mn की कमी के लिए प्रतिरोधी है? वॉलनट, पीच, पिकनट या स्ट्रॉबेरी? वॉलनट, पिकनट या पीच या आपका स्ट्रॉबेरी? तो बच्चों वो है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपका मैग्नीज की कमी का क्या करती है बच्चों? प्रतिरोध करती है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज टू रिड्यूस पीरियड ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट? शीतन आवश्यकता की अवधि को कम करने के लिए किस वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? NAA, IBA, साइटोकाइनिन या GA3? तो बच्चों इस पर यहां पर प्रयोग किया जाता है आपका किसका? GA3 या जिब्रेलिक एसिड का। अगला क्वेश्चन, सनसेट इज द वेराइटी ऑफ? सनसेट किसमें? एप्पल की, पपाया, पाइनएप्पल या पियर? तो बच्चों सनसेट किसमें आपकी? किसकी? पपाया की, है ना, पपीते की। विच इज अ क्लाइमेटिक फ्रूट? क्लाइमेटिक फ्रूट कौन सा जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है बच्चों ऐसे फल जो आपका वृक्ष से तोड़ने पर श्वसन जारी रखते हैं, तो क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। तो कौन सा है बच्चों यहाँ पर क्लाइमेट्रिक? पॉमग्रेनेट, लीची, जामुन या फिग? तो बच्चों वो है आपका फिग। फिग क्लाइमेट्रिक है, बाकी सब कैसे? नॉन क्लाइमेट्रिक। अगला क्वेश्चन, विच प्लांटेशन क्रॉप इज हेलियोट्रॉपिक इन नेचर? कौन सी रोपण फसल प्रकृति में हेलियोट्रॉपिक होती है? कॉफी, कोकोआ, कोकोनट या अरेकानट? तो कोकोनट में देखा होगा आपने सबसे ऊपर क्या होता है आपका? पेड़ होता है। कोकोनट में क्या दिखलाता है? हेलियोट्रॉपिक्स होता है। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल? सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है? तो बच्चों M27, M27 अल्ट्रा ड्वार्फ है। टाइप ऑफ फ्रूट इन एवोकेडो? एवोकेडो में फल का प्रकार क्या होता है? नट, वेरी या ड्रुप या नन ऑफ दीज? बताइए। तो बच्चों इसमें होता है आपका क्या? बेरी, है ना। एवोकेडो का जो फल का प्रकार होता है, फ्रूट टाइप होता है, वो होता है आपका बेरी। फ्रूट हैविंग फीट इन रनिंग वाटर एंड हेड इन द फायर ऑफ स्काई? जिस फल का पैर बहते जल में और सिर आपका जो है आकाश की अग्नि में होता है, वह कौन सा है भैया? डेट पाम, खजूर। खजूर के लिए कहा जाता है कि पैर जो है बहते जल में और आपका जो सिर होता है वो आकाश में होता है। आंवला इजा डेसिडियस, पतझड़ी है, सदाबहार है, एवरग्रीन है, सेमी डेसिडियस है, नन ऑफ दीज? तो बच्चों आपका जो आंवला है ये एवरग्रीन है, सदाबहार पौधा है। कैसा है? सदाबहार। ओरिजिन प्लेस ऑफ एप्पल इज? सेब का मूल उत्पत्ति स्थान? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया? तो ये साउथ सेंट्रल एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है। किसका बच्चों? एप्पल का। किन्नू वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर? किन्नू को भारत में वर्ष में पेश किया गया था बच्चों? तो 1959 में, 1959 में पेश किया गया था किन्नू। ठीक, यहां पर आज का सेशन आपका समाप्त होता है। ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, 1 अक्टूबर से आपका बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यूपी एग्रीकल्चर, टीए के लिए, शुगर कैन सुपरवाइजर, MPRO के लिए भी, सभी एग्जाम्स के लिए 1 अक्टूबर से आपका बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो ज्वाइन जरूर करिएगा। आपको बैचेस के लिंक या फिर कहें हमारी ऐप व वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को, विजन बैंकर्स एकेडमी या विजन एग्री एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। हाँ हाँ।